डिजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। भाज्य संख्या होता क्या है? भाज्य संख्या का मतलब यही होता है ऐसी कोई संख्या हम किस पे प्रदर्शित करते हैं? पूर्णांक, इंटीजर। पूर्णांक को हम नंबर लाइन पे प्रदर्शित करते हैं, संख्या रेखा पे प्रदर्शित करते हैं। तो कैसी संख्या? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। अब संख्या रियल नंबर, वास्तविक संख्या रियल नंबर। अब रियल नंबर होता क्या है? वास्तविक संख्या, या इसी को नाम देते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर वेलकम टू डियर दोस्तों, आप सभी लोगों को अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग टेट के, सी टेट और अदर स्टेट जो भी टेट के एग्ज़ाम होते हैं उनसे रिलेटेड मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसको देखते हुए नंबर सिस्टम चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और नंबर सिस्टम में मेरा जो पहला टॉपिक था आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर, उसमें हमने जैसे कुछ संख्याओं के बारे में, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, आड नंबर और प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर तक हमने फोकस किया था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जैसे कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर की अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर में, तो यहाँ पे कंपोजिट नंबर की अगर बात करें, जैसे कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। भाज्य संख्या होता क्या है? भाज्य संख्या का मतलब यही होता है ऐसी कोई संख्या जो ईट और सेल्फ के अलावा भी अन्य संख्याओं से विभाजित होती है। ऐसी ही संख्याएं क्या कहलाती हैं? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या कहलाते हैं। मतलब दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं ऐसी संख्या जो जिसके दो या दो से जिसके तीन या तीन से अधिक गुणनखंड होते हैं, वो संख्या हमारी क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। तो भाज्य संख्या को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो ये कह सकते हैं ऐसी संख्या जिसके तीन या तीन से अधिक गुणनखंड हो, या दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं ऐसी संख्या जो वन और स्वयं के अलावा भी अन्य संख्या से विभाजित होती है, वही संख्या हमारी क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या के बारे में अगर हम लिखें, ऐसी संख्या जिसके तीन या तीन से अधिक गुणनखंड होते हैं। तीन या तीन से अधिक गुणनखंड होते हैं। तीन या तीन से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे इसको दूसरा डिफिनीशन भी ऐसे लिख सकते हैं, ऐसी संख्या जो वन और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती है। स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित होती है। विभाजित होती है।
वही संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती हैं। अब डिफिनीशन में अगर आते हैं, डिफिनीशन को पढ़ें हम, ऐसी संख्या जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं। अब गुणनखंड का मतलब क्या होता है? गुणनखंड का मतलब यही होता है, जैसे अगर यहाँ 8 लिखा है, 8 जिन जिन संख्याओं से विभाजित होता है वो सभी संख्याएं 8 के गुणनखंड कहलाती हैं। तो 8 किससे विभाजित होगा? 1 से, 2 से, 4 से और 8 से विभाजित होता है। इस तरह से 8 के जो गुणनखंड हैं 1, 2, 4 और 8 हो गया। उसी तरीके से अगर हम ये कहें 9 का गुणनखंड क्या होगा, तो 9 जिन जिन संख्याओं से विभाजित होगा वो सभी 9 का गुणनखंड होगा। तो 9 जैसे 1 से, 3 से और 9 से विभाजित होता है तो 9 की क्या है? ये सभी गुणनखंड है। अब जैसे हम ये कहें, दूसरा क्या है? ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित होती है। अगर कंपोजिट नंबर का एग्जाम्पल हम लें तो क्या है? जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया एंड सो ऑन। ये हमारी क्या है? कंपोजिट नंबर है। अब ये कंपोजिट नंबर कैसे है? जैसा कि डिफिनीशन में हम लोग लिखा है, ऐसी संख्या जिसके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, या ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित होती है। जैसे अगर 4 की बात करें तो 4 देख रहे हैं किससे किससे विभाजित होगा? 1 से, 2 से, 4 से। अब देख रहे हैं 4 जो 1 और स्वयं के अलावा भी 2 से विभाजित होता है, या दूसरे शब्दों में कहें 4 के कितने गुणनखंड हैं? 3 हैं। इस तरीके से 4 हमारी क्या है? एक भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? 4 से। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर 4 के पहले जो संख्याएं हैं क्या 1, 2, 3 हमारी भाज्य संख्या नहीं है? तो 1, 2, 3 हमारी भाज्य संख्या नहीं है। जैसे अगर 2 की बात करते हैं तो 2 सिर्फ किससे डिवाइड होगा? 1 से क्या होगा? और स्वयं से होगा। इसके देख रहे हैं केवल कितने गुणनखंड हैं? 2 ही गुणनखंड हैं। और ये केवल 1 और स्वयं से विभाजित होती है, इसलिए 2 हमारी क्या है? भाज्य संख्या नहीं है। अगर हम 3 की बात करते हैं, 3 केवल 1 और स्वयं से विभाजित होता है, इसलिए 3 हमारी क्या है? भाज्य संख्या नहीं है। या दूसरे शब्दों में कहें 3 के केवल 2 ही गुणनखंड हैं, 1 और क्या है? 3 है। लेकिन यहाँ पर कम से कम कितने गुणनखंड होना चाहिए? 3 हो, या 3 से क्या हो? अधिक हो। दूसरी बात करें कि मतलब वही संख्याएं भाज्य संख्या होती है जो 1 और स्वयं के अलावा भी अन्य संख्याओं से भी क्या होती है? विभाजित होती है। तो 3 देख रहे हैं केवल 1 और स्वयं से विभाजित हो रही है, और 3 के केवल 2 ही गुणनखंड है, इसलिए 3 हमारी भाज्य संख्या नहीं है। जैसे अगर हम 5 की बात करते हैं तो 5 किससे विभाजित हो रहा है? 1 और स्वयं। केवल 1 और 5 से विभाजित हो रहा है। दूसरे शब्दों में ये कहें 5 के गुणनखंड सिर्फ 1 और 5 है, इसलिए 5 हमारा क्या है? भाज्य संख्या नहीं है। अब हम बात करें तो भाज्य संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? 4 से। 4 हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या है। और सबसे बड़ी भाज्य संख्या की बात हम करेंगे तो सबसे बड़ी भाज्य संख्या हमारी क्या है? अज्ञात है। अज्ञात है। इस तरीके से भाज्य संख्या आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट संख्या की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट संख्या अगर हम लेते हैं, जैसे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। जैसे हम बात करें परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर एक्चुअली होता क्या है? ऐसी संख्या जो p/q के रूप में होती है, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में होती है, p/q के रूप में होती है, जहां q नॉट इक्वल टू 0, p और q पूर्णांक हैं।
P और Q पूर्णांक हैं। जैसे बात करें 1, 3, 5/7, -3/8, -2/-7, 0, -5, √4/9, जैसे बात करें 7/√16 एंड सो ऑन। अब हम अपरिमेय संख्या की बात करें, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इसका डेफिनेशन क्या होता है? ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं होती है, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं होती है। अगर इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे √3, √5, √3/2, 5/√7, √2/√3, ये सभी संख्याएं हमारी क्या हैं? अपरिमेय संख्या हैं। अब आइए देखिए, इन दोनों को कंपैरिजन करके एक साथ आपको पढ़ाएंगे तो आपको समझने में आसानी होगा। अब परिमेय संख्या को देखते हैं। परिमेय संख्या क्या है? ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसमें लिखें ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं होती है। अब इसका मतलब क्या है? ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में होती है, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में नहीं होती है। इसका मतलब क्या है? अगर हम लिखते हैं 2/7 और लिखते हैं √2/7, अगर आपसे कहूं कि इसमें कौन P/Q के रूप में है और कौन P/Q के रूप में नहीं है, 2/7 को हम कहेंगे P/Q के रूप में है और √2/7 को बोलेंगे P/Q के रूप में नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर यहाँ देख रहे हैं P भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है। जैसे आपने देखा है P और Q दोनों क्या है? पूर्णांक हैं। आगे अभी हम पूर्णांक के बारे में आपको बताएंगे। तो P और Q जब दोनों हमारे पूर्णांक होंगे तो वो संख्या हमारी क्या कहलाएगी? P/Q के रूप में कहलाएगी। अभी हम पूर्णांक के बारे में आपको फोकस कर दे रहे हैं। तो ये देख रहे हैं कि P/Q के रूप में है, तो इसलिए क्या कहलाएगा? ये P और Q दोनों पूर्णांक है। जैसे 2 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, तो इसको कहा जाएगा P/Q के रूप में है। लेकिन यहाँ पर 7 तो पूर्णांक है, लेकिन करड़ी में 2 पूर्णांक नहीं है, इसलिए इसको कहा जाएगा P/Q के रूप में नहीं है। जैसे अगर हम लेते हैं अगर √2 लेते हैं और 3/2 लेते हैं, अगर इसमें कहा जाए कौन P/Q के रूप में है, तो यहाँ 3/2 क्या है? P/Q के रूप में है, क्योंकि यहाँ P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है। लेकिन यह जो है P/Q के रूप में नहीं है, क्योंकि यहाँ P तो पूर्णांक है लेकिन Q जो हर है वो पूर्णांक नहीं है। इसलिए इसको कहा जाएगा P/Q के रूप में नहीं है और इसको कहा जाएगा P/Q के रूप में है। जैसे एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर हम ये कहें 3/√7 और 3/7 अगर कहते हैं, तो 3/7 हमारा क्या है? P/Q के रूप में है, लेकिन 3/√7 क्या है? P/Q के रूप में नहीं है। क्योंकि यहाँ P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, तो इसको कहा जाएगा P/Q के रूप में है। लेकिन यहाँ पे 3 तो पूर्णांक है, लेकिन √7 पूर्णांक नहीं है, इसलिए इसको कहा जाएगा कि P/Q के रूप में नहीं है। अब दूसरी बात की जा रही है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0। Q नॉट इक्वल टू 0 इसलिए कहा गया, अगर संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं तो यहाँ Q जो दिया है देख रहे हैं, इसका डिनोमिनेटर है हर है। ये डिनोमिनेटर हर है, ये कभी 0 नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ P 0 हो सकता है, लेकिन यहाँ Q 0 नहीं हो सकता है। जैसे अगर हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या लिखें,
कोई भी परिमेय संख्या अगर लिखते हैं, जैसे 3/2 हमने लिखा, ये 3/2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये p/q के रूप में है, इसीलिए कहा जाएगा ये परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे जो q की वैल्यू है 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर q की वैल्यू अगर 0 के बराबर ये हो जाता तो ये क्या लिखते, इसको 3/0 लिखते। और जो ही अगर किसी संख्या का डिनोमिनेटर 0 होता है, वो संख्या हमारी क्या होती है, अनडिफाइंड हो जाती है, वो इनफाइनाइट में क्या होती है, बदल जाती है। इसीलिए जब भी हम परिमेय संख्या को डिफाइन करते हैं तो क्या लिखते हैं, q ≠ 0। तो कभी भी कभी 0 नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी चीज यहाँ पे, जैसे मैंने एग्जाम्पल में 0 लिखा है, 0 हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि डिफिनीशन में कहीं नहीं कहा गया है कि p ≠ 0। p 0 हो सकता है, यह q 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए अगर कहीं अगर 0 लिखा जाता है, कोई पूछता है 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो तुरंत आप कहेंगे 0 परिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय संख्या है। 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, इसलिए 0/1 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे 0 लिखा गया है, 0 को 0/7 लिख सकते, ये भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। 0 को हम 0/9 लिख सकते, ये भी परिमेय संख्या है। इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछता है 0 हमारी परिमेय संख्या है कि नहीं है, आप बताएंगे 0 परिमेय संख्या है। अगर कहता है कैसे परिमेय संख्या है, आप बताएंगे 0 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0 को 0/9 लिख सकते, इसको 0/7 लिख सकते, 0/1 लिख सकते, इसलिए 0 हमारी परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं कोई लिख देता है, अगर ऐसे लिख देता है, जैसे अगर कहता है 5/0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, आप कहेंगे 5/0 परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि डिफिनीशन में कहा गया q ≠ 0, मतलब जो हर है वो कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब 0 के बराबर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर हमने 5/0 लिखा है, तुरंत क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट में बदल जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में डिवीजन क्या है, पॉसिबल नहीं है। जैसे 0 में, अगर 0 में हम क्या करें, किसी संख्या का भाग देते हैं तो डिवीजन पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम 0 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, ये डिवीजन पॉसिबल है। लेकिन अगर हम ये कहें, जैसे अगर 5 में अगर 0 का भाग दें तो ये डिवीजन क्या है, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए किसी भी नंबर का जब हर 0 होता है तो तुरंत तो किस में बदल जाता है, इनफाइनाइट में। तो ये ध्यान में रखिएगा, कभी भी हर 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो ही 0 होगा तो वैल्यू किस में बदल जाएगी, इनफाइनाइट में बदल जाएगी। जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल के रूप में लिखा, 1 भी हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते। 3 भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 3/1 लिख सकते। 5/7 p और q दोनों यहाँ पूर्णांक हैं, p/q के रूप में है, ये भी p/q के रूप में है, ये भी p/q के रूप में है। यहाँ पर देख रहे हैं -3 भी पूर्णांक है और 8 भी पूर्णांक, ये भी p/q के रूप में है। तो कदापि ये कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैंने लिख दिया माइनस, अगर लिखा 3/2, अगर हम पूछें परिमेय संख्या है कि नहीं है, इसको बोलेंगे परिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी पूर्णांक और ये भी क्या है, पूर्णांक है। जस्ट इसके आगे अभी हम पूर्णांक के बारे में आपको चर्चा कर देंगे। जैसे मान लीजिए कहीं लिख दिया गया -5/-7, कोई पूछता है पूर्णांक ये रेशनल नंबर है कि नहीं, आप कहेंगे परिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। क्योंकि रेशनल नंबर के केसेज में प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पूर्णांक में अभी आगे हम चर्चा कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर भी होता है और निगेटिव नंबर भी होता है। अब दूसरी बात हम करते हैं, जैसे -2/-7 ये भी पूर्णांक है, 0 भी हमारा पूर्णांक है, जैसा अभी हमने क्लियर किया, -5 भी पूर्णांक है। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है √4/9। आप में से एक्चुअली अगर कोई फर्स्ट दृष्टि देखेगा तो कहेगा ये परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन √4/9 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि सिर्फ इसको लिखने के तरीके में परिवर्तन किया है। इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 2/9। इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, 2/9 है। 2/9 p/q के रूप में है, इसलिए 2/9 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। उसी तरीके से 9/√16 हमने लिखा है, इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी हो गई, 7/ क्या हो गया, 4 हो गया। ये भी देख रहे हैं दोनों पूर्णांक है, p/q के रूप में है, इसलिए भी हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर आते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर के बारे में चर्चा करते हैं। इसका डिफिनीशन, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में क्या होती है, नहीं होती है।
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, ये p/q के रूप में नहीं होती है। इसका मतलब क्या है? अगर पहला एग्जाम्पल √3 लिया है तो इसको लिख सकते हैं √3/1 लिख सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि ये पूर्णांक नहीं है, करड़ी में 3 हमारा पूर्णांक नहीं है, इसीलिए p/q के रूप में नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। उसी तरीके से अगर इसको लेते हैं, जैसे करड़ी में 3/2 दिया है, ये भी हमारा क्या है? p/q के रूप में नहीं है, इसलिए ये भी हमारी परिमेय संख्या नहीं है। p/q के रूप में इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो दिया है ये हमारा पूर्णांक नहीं है। उसी तरीके से ये भी हमारा क्या है? जैसे करड़ी में 2/करड़ी में 3, ये भी हमारा p/q के रूप में नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये भी पूर्णांक नहीं और ये भी पूर्णांक नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। अब हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि अभी हम पूर्णांक के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो पूर्णांक एक्चुअली होता क्या है? पूर्णांक के बारे में आप देखेंगे, जैसे अगर हम बात करें पूर्णांक को, पहली बात हम किस पे प्रदर्शित करते हैं? पूर्णांक इंटीजर। पूर्णांक को हम नंबर लाइन पे प्रदर्शित करते हैं, संख्या रेखा पे प्रदर्शित करते हैं। तो कैसे प्रदर्शित करते हैं? आप ध्यान देंगे, फिगर को बनाइए। संख्या रेखा, नंबर लाइन, संख्या रेखा, नंबर लाइन। अब नंबर लाइन की अगर हम बात कर रहे हैं, संख्या रेखा की, ये हमारी संख्या रेखा है। संख्या रेखा एक्चुअली होता क्या है? इस पर कहीं भी कोई फिक्स पॉइंट क्या करिए? कंसीडर कर लीजिए। इसको हमने क्या मान लिया? 0। 0 के राइट हैंड साइड में जाते हैं तो संख्या हमारी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं तो संख्या हमारी क्या होती है? निगेटिव होती है। अब 0 के राइट हैंड साइड में आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? जैसे यहाँ +1, +2, +3, +4, +5 एंड सो ऑन। इसके लेफ्ट में आते हैं तो क्या मिलेगा? हम बात करें -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। तो आप देख क्या रहे हैं? ये हमारी क्या है? संख्या रेखा है। ये संख्या रेखा हमने इसलिए बनाया, हम पूर्णांक को किस पे डिफाइन करते हैं? संख्या रेखा पे। हमने कहीं भी इस लाइन पे कोई फिक्स पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया 0। जैसे मैंने रेखा शब्द की बात किया, तो रेखा एक्चुअली होता क्या है? रेखा हमारा क्या होता है? 2 डायरेक्शनल होता है और 1 डायमेंशनल होता है। रेखा 2 दिशी होता है, दोनों दिशाओं में आगे की तरफ बढ़ता है, और एक ही बीमा होती है, एक ही डायमेंशन होता है, सिर्फ क्या होता है? लंबाई होता है। जिसकी बात हम कर रहे हैं ये हमारा क्या है? रेखा है। अब हम पूर्णांक को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर पूर्णांक का हम डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, क्योंकि पूर्णांक से जो आपके टेट के एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाती हैं, सिर्फ उसी के बारे में हम जिक्र करेंगे। जैसे अब संख्या रेखा की बात किया जाए तो 0 के राइट हैंड साइड में जब हम बढ़ते हैं तो संख्याएं धनात्मक होती हैं, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब जो हमारा बायां है तो उधर बढ़ते हैं तो संख्याएं हमारी क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। अब इनका नेचर क्या होता है? नेचर ये होता है, जैसे लेफ्ट में जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते हैं, संख्या का आकार बढ़ता है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू उसकी घटती चली जाती है। इसलिए जैसे कि सबसे बड़ी जो ऋणात्मक संख्या होती है, सबसे बड़ी जो ऋणात्मक संख्या वो क्या होती है? -1। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक हमारे क्या है? -1 है। और सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें, जैसे इधर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो संख्या कहाँ तक है? इनफाइनाइट तक है। यहाँ इनफाइनाइट तक आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। अगर ये पूछा जाए कि सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या क्या है, तो ये बोलेंगे अज्ञात है। सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या बोलेंगे क्या है? अज्ञात है। यहाँ इनफाइनाइट नहीं बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे कि जो सबसे छोटी हमारी ऋणात्मक संख्या है अज्ञात इसलिए है, अज्ञात इसलिए कहा जा रहा है कि सबसे छोटे ऋणात्मक पूर्णांक हमारा डिफाइन है, परिभाषित है, लेकिन वो क्या है? ज्ञात नहीं है, अज्ञात है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम देखें,
अगर जो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक जो -1 है उसमें 1 घटाएंगे तो -2, फिर 1 घटाएंगे -3, फिर 1 घटाएंगे -4। इस तरीके से आप देख रहे हैं ऋणात्मक पूर्णांक हमें कैसे मिलता है। जब पिछली संख्या में 1 घटाते हैं तो अगली संख्या, फिर 1 घटाते हैं अगली संख्या, फिर 1 घटाते हैं अगली संख्या। इस तरीके से हम देख रहे हैं ऋणात्मक पूर्णांक हमारा ऐसे डिफाइन है, जब पिछली संख्या में 1 घटा रहे हैं तो अगली संख्या मिल रही है, फिर 1 घटा रहे हैं तो अगली संख्या, फिर 1 घटा रहे हैं तो अगली संख्या। इसलिए कह दिया जाता है कि सबसे जो छोटा ऋणात्मक पूर्णांक है क्या है, अज्ञात है। क्योंकि परिभाषित है इसलिए कह दिया जाता है वो क्या है, अज्ञात है। आप कदाप नहीं कहेंगे सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक इनफाइनाइट क्यों है, फॉल्स है। क्योंकि इनफाइनाइट हमारा क्या होता है, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, ये क्या होता है, अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित की मीनिंग क्या है इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपके टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम फोकस कर रहे हैं, इसीलिए उसको फोकस नहीं कर रहे हैं। बस इतना जाने कि सबसे छोटा जो ऋणात्मक पूर्णांक क्या है वो अपरिभाषित है, वह अपरिभाषित है। इसीलिए सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक को हम इनफाइनाइट नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं अज्ञात बोलते हैं। क्योंकि सबसे जो छोटा ऋणात्मक पूर्णांक है वो परिभाषित है। और परिभाषित किस रूप में है, पिछली संख्या में जब 1 घटा रहे हैं तो अगली संख्या, फिर 1 घटा रहे हैं तो अगली संख्या। इस तरीके से सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक परिभाषित है, लेकिन वो क्या है, अज्ञात है। अब यहाँ सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, अज्ञात है। सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, अज्ञात है। अब हम बात करें कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक की अगर बात करें, जैसे धनात्मक पूर्णांक को देखें, इनके नेचर को अगर हम कंसीडर करें तो मिलता क्या है, जैसे जैसे आगे की ओर हम बढ़ते चले जाते हैं संख्या की एक्चुअल वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। आगे की ओर बढ़ेंगे संख्या का आकार भी बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे आकार बढ़ता है उसकी एक्चुअल वैल्यू भी बढ़ती चली जाती है। इस तरीके से हम एक कह सकते हैं कि सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक +1 है, और सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक अज्ञात है। क्या होता है, अज्ञात होता है। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक अज्ञात कैसे हुआ, जैसे अगर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, 0 से आगे की ओर बढ़ते हैं तो संख्याओं का आकार बढ़ रहा है। देख रहे हैं 4 हो रहा है, 5 और आगे 100 होगा, 200 होगा, 1000 होगा, लाख होगा। उनका जैसे जैसे आकार बढ़ रहा है उनकी एक्चुअल वैल्यू भी बढ़ती चली जा रही है। तो इसलिए सबसे बड़ा जो ऋणात्मक पूर्णांक है परिभाषित है। कैसे परिभाषित है, जब पिछली संख्या में 1 जोड़ रहे हैं तो अगली संख्या, फिर 1 जोड़ रहे हैं तो अगली संख्या। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101, 1000 में 1 जोड़ेंगे 1001, 1 लाख में 1 जोड़ेंगे 1,01,000। इस तरीके से जो सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक होता है उसको बोल देते हैं अज्ञात है। अज्ञात इसलिए है जो ही हम 1 जोड़ रहे हैं तो अगला मिल रहा है, फिर 1 जोड़ रहे हैं तो अगली संख्या मिल जा रही है। इसलिए कह देते हैं कि सबसे बड़ा जो धनात्मक पूर्णांक परिभाषित है और ये क्या है, अज्ञात है। लेकिन वहां पर कभी भी क्या करेंगे, इनफाइनाइट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट शब्द का प्रयोग क्या है, अपरिभाषित है। इसका मतलब अपरिभाषित है। और सबसे बड़ा जो धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या है, परिभाषित है। और किस रूप में परिभाषित है, जब पिछली संख्या में 1 जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है, अगली संख्या, फिर 1 जोड़ रहे हैं तो अगली संख्या। इस तरीके से बोल देते हैं सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक हमारा क्या है, अज्ञात है। अब बात करें जैसे 5वीं चीज होता है क्या है, 0 हमारा क्या होता है, चिन्ह रहित होता है। 0 चिन्ह रहित होता है। 0 चिन्ह रहित होता है। अब चिन्ह रहित क्यों होता है, अगर हम 0 को क्या करें, +0 लिखें तब भी इसका मतलब 0, -0 लिखें तब भी 0, +-0 लिखें तब भी इसका मतलब क्या होता है, 0 ही होता है। ऐसा इसलिए होता है, 0 के जब राइट हैंड साइड में आगे की ओर बढ़ते हैं, 0 के दाहिने तरफ आगे की ओर बढ़ते हैं तो संख्याएं हमारी धनात्मक होती हैं। 0 के लेफ्ट की तरफ हम पीछे की ओर बढ़ते हैं तो संख्याएं हमारी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अब ये रहा केवल अभी हम पूर्णांक के बारे में मैंने क्या किया, फोकस किया, उनकी विशेषता के बारे में बताया। लेकिन पूर्णांक का डेफिनेशन क्या है, अब आइए देखिए।
पूर्णांक को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जैसा कि कल मैंने बताया था, जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने में करते हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। पहला डिफिनीशन ये हो गया, जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं अब सभी ऋणात्मक संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। दूसरा डिफिनीशन हम ऐसे दे सकते हैं, जब इन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लेंगे तो क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। इन प्राकृतिक संख्याओं में जब जीरो को सम्मिलित करेंगे तो क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। सॉरी, जब इन प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित करेंगे तो क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। और यही जब पूर्ण संख्या और सभी ऋणात्मक संख्या मिलकर के क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, पहला डिफिनीशन ये बताया, जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। दूसरा डिफिनीशन क्या है, जब जीरो को हम इन प्राकृतिक संख्याओं के साथ जोड़ दिया तो ये सभी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं हो गई, और ये सभी पूर्ण संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं मिलकर क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। इस तरीके से हमारा पूर्णांक में क्या शामिल होता है, सभी धनात्मक संख्याएं शामिल होती हैं, और जीरो और फिर क्या होता है, सभी ऋणात्मक संख्याएं इसमें शामिल होती हैं। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक हमारा -1 होता है, सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक अज्ञात होता है, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक क्या +1 होता है, और सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक जो अज्ञात होता है, और जीरो हमारे क्या होता है, चिन्ह रहित होता है। अब हम कुछ क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं, जैसे अगर मान लीजिए आपसे ये कहें, जैसे -7, -13, -5 और -8 में हम ये कहें कि इसमें सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, आप बताएंगे सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, माइनस क्या है, 5 है। और ये कहें सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, तो सबसे छोटा पूर्णांक बोलेंगे क्या है, -13 है। अगर हम आपसे ये कहें जैसे -1, -7 और -2 और -5 में सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, तो आप क्या बताएंगे, -1 है, और सबसे छोटा इसमें क्या है, -7 है। अगर नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम ये कहें -7, 5, -13 और 2, अगर फिर ये कहें -100 कहें, आपसे पूछें कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, 5 है। और ये कहें सबसे छोटी संख्या क्या है, तो ये बताएंगे माइनस क्या है, 100 है। उम्मीद कर रहे हैं इस समझ में पूर्णांक के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर वास्तविक संख्या क्या होती है। अगर वास्तविक संख्या की बात करें तो वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या रियल नंबर, वास्तविक संख्या रियल नंबर। अब रियल नंबर होता क्या है, ऐसी संख्या जिसका वर्ग क्या होता है, सदैव धनात्मक होता है। ऐसी संख्या जिसका वर्ग सदैव धनात्मक होता है। अब ये बात आती है कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिसका वर्ग सदैव धनात्मक होता है, तो जो परिमेय संख्याएं हैं और अपरिमेय संख्याएं हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का वर्ग सदैव क्या होता है, धनात्मक होता है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं जो हमारा वास्तविक संख्या है उसमें क्या क्या शामिल होती हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों शामिल होती हैं। तो अब इसको अभी हमने डिफिनीशन क्या बताया, वास्तविक संख्या का ऐसी संख्या जिसका वर्ग सदैव धनात्मक होता है, जिसका वर्ग सदैव धनात्मक होता है, जिसका वर्ग सदैव धनात्मक होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में अगर लेते हैं, जैसे हम कहें -√3 या √7 + 5 -3 -2/3 -3/-7, और फिर अगर ये कहें -√2/5 एंड सो ऑन, ये सभी संख्याएं हमारी क्या हैं, ये वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं हैं।
वास्तविक संख्या का डिफिनीशन क्या है? जिसका वर्ग सदैव धनात्मक हो। अगर यहाँ माइनस करड़ी में 3 अगर दिया है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? +3 हो गया। इस तरीके से संख्या किस में बदल गई? पॉजिटिव में। तो ये हमारी क्या है? वास्तविक संख्या है। जैसे कि आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, अगर हम ये कहें करड़ी में -3 और ये कहें माइनस करड़ी में 3, दोनों में क्या है? अंतर है। अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो करड़ी में -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? -3 होगा। लेकिन यही अगर हम माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर करें तो ये क्या होगा? प्लस क्या हो गया? 3 हो गया। क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए कोई नंबर हम लिखते हैं, जैसे x y का अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ x का भी स्क्वायर होगा और y का भी स्क्वायर होगा। उसी तरीके से यहाँ पे ये जो माइनस साइन है स्क्वायर रूट के बाहर है तो माइनस का भी स्क्वायर होगा, तो किस में बदल जाएगा? प्लस में। क्योंकि आपको मालूम है अगर माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो किस में बदलता है? प्लस में बदलता है। और प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस में, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी क्या होता है? माइनस में होता है। अगर यहाँ पे माइनस साइन क्या है? रूट के बाहर है, तो माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो गया, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा। यहाँ पे जो माइनस साइन है स्क्वायर रूट के अंदर है, इसीलिए जब हमने स्क्वायर इसका किया तो केवल रूट का स्क्वायर हुआ और अंदर जो माइनस है उसका स्क्वायर नहीं हुआ, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ गई? -3 आ गया। इसलिए जो करड़ी में -3 है यह जो क्या है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर नहीं है। लेकिन माइनस अगर करड़ी में 3 हमारा क्या है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर है। जैसे बात करें अगर -3 हमारा वास्तविक संख्या है कि नहीं है, जैसे अगर -3 दिया है, अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं तो +9 हो गया। इस तरीके से हमारा क्या है? वास्तविक संख्या है। जैसे अगर -2/3 अगर लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? +4/9। देख रहे हैं पॉजिटिव हो रहा है, इसलिए भी हमारा क्या है? वास्तविक संख्या है। जैसे इसका एक दूसरा डिफिनीशन भी मैंने आपको बताया है। अगर आपसे कोई पूछता है इसमें वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्याएं शामिल होती हैं, तो वास्तविक संख्याओं में वही संख्या शामिल होगी जिसका वर्ग क्या होगा? सदैव धनात्मक होगा। और सदैव धनात्मक किसका वर्ग होता है? उसका, ये जो हमारी परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इनका जब हम स्क्वायर करते हैं, इनका स्क्वायर सदैव क्या होता है? धनात्मक होता है। इस तरीके से परिमेय संख्या, इस तरीके से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किस में शामिल होती हैं? वास्तविक संख्या में। और वास्तविक संख्या किससे बनी होती है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से। अब हम अगली संख्या की बात कर रहे हैं। अगली संख्या हमारी जैसे अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, या इसी को नाम देते हैं काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन रियल नंबर आर इमेजिनरी नंबर, आर इमेजिनरी नंबर, आर इमेजिनरी नंबर। तो अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या क्या है? ऐसी संख्या जिसका वर्ग धनात्मक नहीं होता है, धनात्मक नहीं होता है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ -3, स्क्वायर रूट ऑफ -5, स्क्वायर रूट ऑफ -3/7, 5/स्क्वायर रूट ऑफ -3 एंड सो ऑन। ये सभी संख्याएं हमारी क्या हैं? अवास्तविक संख्या है। अवास्तविक संख्या कैसे है अगर बात करें तो अगर इसका स्क्वायर करें, -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? -3, और इसका स्क्वायर करें तो मिलेगा -5। इस तरीके से देख रहे हैं कि स्क्वायर करने पे धनात्मक नहीं हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे अवास्तविक या काल्पनिक संख्या।
उम्मीद कर रहे हैं कि आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। आप सभी लोगों को धैर्यपूर्वक वीडियो को देखने के लिए हृदय के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो भी मैंने आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर में पढ़ाया है, इस आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर से टेट के इतिहास में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे। तो उस क्वेश्चन को जरूर एक बार प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं, उसका सलूशन अभी आपको हम बताएंगे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को धन्यवाद।